मैं बोडोलैंड विश्वविद्यालय का कुलपति प्रोफेसर BL आहूजा हूँ। बोडोलैंड विश्वविद्यालय के लिए पिछले कुछ दिनों से मनगढ़ंत, मिथ्या और गलत समाचारों का प्रचार किया जा रहा था। तो मैं आज सभी मीडिया कर्मियों को यहाँ उपस्थित होने के लिए मैंने दरख्वास्त किया था और आप सभी यहाँ पर आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली जो मेन चीज है वो क्या है, ये हमारे को समझना पड़ेगा कि ये जो बोडोलैंड विश्वविद्यालय के लिए इतनी गंदगी फैलाई जा रही है, जगह जगह असामाजिक तत्व कुछ भी छापने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? एक्चुअली लोगों का जो है कुछ तो ना समझी है, ना तो नियम पढ़ते हैं और ना इनको नियम से कोई लेना देना है। जस्ट सिंपल अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कुछ भी समाचार उछालने की कोशिश करते हैं। कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं जो कि गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। और वास्तव में हमें करना क्या है और समझना क्या है, वो मैं थोड़ा आज बताना चाहूँगा, ताकि जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या समाचार को पढ़ रहे हैं उनको पता चले कि वास्तविकता क्या है और कैसे उछाला गया उसको। UGC ने 2009, 2016 और 2022 में रेगुलेशंस निकाली थी, जिसमें कि जो PhD डिग्री अवार्ड होती है पूरे इंडिया में सारी यूनिवर्सिटीज के लिए, उनका स्टैंडर्ड बना रहे, उसके लिए रेगुलेशन निकाली थी। अब ये जो तीनों रेगुलेशंस हैं 2009, 2016, 2022, इनमें कई पॉइंटों को लेके कई बिंदुओं पर भिन्नता है और उस भिन्नता को अपने को समझना पड़ेगा कि क्या भिन्नता है। जैसे 2009 में है तो 2009 में किसी भी टीचर को जो भी गाइड है उसको 8 शोधार्थी गाइड करने के लिए परमिशन थी, जो बाद में 2016, 2022 में 8, 6 और 4 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुई। अब हमारा जो PhD 2016 से पहले हुआ है, उसके जितने भी सुपरवाइजर्स थे उनको 8 तक हम दे सकते थे, लेकिन कुछ केसों में हमने जैसे 6 बच्चों को अलॉट किया एक पर्टिकुलर सुपरवाइजर को, तो UGC ने वहाँ पे जो भी हमारे मित्र लोग थे, विद्वान लोग, उन्होंने शायद 2009 की रेगुलेशंस पे पूरा ध्यान नहीं दिया और 2016 की रेगुलेशन को यूज करते हुए उन्होंने एक ऑब्जेक्शन किया कि आपने 8 की जगह 4 की जगह अपने 8 या 6 बच्चों को कैसे एडमिशन दे दिया। उनको क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं पिछली विजिट में भी गया था 26 को, तो जो भी कंफ्यूजन था वो एक इंटरफेस मीटिंग थी जो कि आमने सामने बैठ के कंफ्यूजन दूर करने के लिए थी। ऐसा कुछ नहीं है कि वाइस चांसलर को सम्मान किया और वाइस चांसलर को ये बनाया और बोडोलैंड यूनिवर्सिटी की सारी डिग्रियां अवैध घोषित कर दी। ये सारी की सारी मिथ्या है, दुष्प्रचार है, लोगों को गुमराह करने का है। विश्वविद्यालय जो बहुत ही आगे बढ़ रहा है उसको बदनाम करने की कोशिश है और मैं इसके कड़े शब्दों में विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से निंदा करता हूँ। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट बताता हूँ आपको। जैसे जो हमारे UGC की जो कमेटी थी जो भी देख रही थी, क्योंकि पूरे इंडिया का डाटा देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि हमारी बोडोलैंड यूनिवर्सिटी का ही डाटा देख रहे हैं, ये पूरे इंडिया का अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का डाटा देखकर ये UGC ये करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। और आसाम से हम तो भाग्यशाली मानता हूं कि बोडोलैंड यूनिवर्सिटी को उन्होंने चूज किया, कम से कम वो हमारा नाम तो है UGC में कि हाँ ये विश्वविद्यालय अच्छी PhD करा रहा है। तो उसमें अगर कोई खामी है तो अगर वो हमारे को बताते हैं या उनको गलत समझ है तो हमारे से पूछने के लिए तो इंटरफेस मीटिंग करते हैं। इंटरफेस मीटिंग कोई संबंध नहीं होती है, किसी का कोई वो नहीं होता है कि साहब वाइस चांसलर किसी कोर्ट में वैसे संबंध में गया है। एक इंटरफेस मीटिंग में वाइस चांसलर गया और उसको कह दिया कि साहब यूनिवर्सिटी ने उसको तलब किया है, वहां के वाइस चांसलर को दुष्प्रभाव था। अब जो दूसरी पॉइंट में मैं आ रहा हूँ, जैसे पड़ती है, तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको समझा दिया गया है। UGC की जो भी कमेटी थी उसको भी समझा दिया गया है और उनके जो गलतियां थी उस पर करेक्शन भी करा दिया है और वो उसी हिसाब से पूरी शीट को चेंज कर रहे हैं ताकि वो पूरी इंडिया में सही ढंग से मॉनिटर हो जाए। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमारी कोई गलती थी या उनकी गलती थी, ये उन लोगों का भी थोड़ा उन्होंने नहीं पढ़ा रूल्स। अब जैसे हमारे पत्रकार भाई हैं, किसी भी पत्रकार भाई ने कोई रूल नहीं पढ़ा, एक बार अगर किसी ने मिस इन्फॉर्मेशन दे दी, उस मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ा बढ़ा के एक झूठ को 1000 बार दिखाकर उसको सच करने की कोशिश किया,
जो कि एक अक्षम्य अपराध है। ये ऐसा अपराध है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। आप सोच नहीं सकते, पत्रकार लोग आप सब बैठे हैं यहाँ पर, आप सोचिए कि किसी यूनिवर्सिटी का इस तरह से एकेडमिक को खत्म करना, किसी स्टूडेंट के एकेडमिक करियर को मर्डर करना, ये एक फिजिकल मर्डर से भी ज्यादा हीनियस होता है। हमें कोई राइट नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट को इस तरह से उछाल कर और कुछ भी कहना चालू कर दें। तो मेरी आप सभी लोगों से जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, उनसे विनती है, उनसे प्रार्थना है, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है और उनको चेतावनी भी है। ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय उनके खिलाफ डिफेमेशन केस और दूसरा पुलिस केस नहीं कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस रीजन में शांति बनी रहे। हमारे बोडोलैंड बहुत ही शांति प्रिय क्षेत्र है और हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति से अपना काम कर रहे हैं, शांति से अपनी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। अगर हम अपनी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और हमारे से ईर्ष्या किस बात की, हमारे से कंपटीशन करो ना। आज मेरे बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के आप रिसर्च अचीवमेंट्स देखिए और दूसरी यूनिवर्सिटीज का देखिए, उनका गर्दन नीचे हो जाएगा, क्योंकि मेरा टीचर यहाँ मेहनत कर रहा है। उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे परेशान किया जाए, उसकी वजह से ये सारा का सारा ये बवंडर खड़ा कर देना किसी अच्छी पत्रकारिता का प्रतीक नहीं है। मैं सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गलत अफवाहों को इस तरह से ये बंद कर दें और जो वास्तविकता है पहले उसमें जाएं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पहले आप कंसर्न अथॉरिटी से बात करें। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई भी गलत न्यूज दी और उसको हाईलाइट करना चालू कर दिया और बाद में जब दूसरे दिन तीसरे दिन क्लैरिफिकेशन में आए। आपको क्या चाहिए, मीडिया को क्या चाहिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को क्या चाहिए? अगर कोई भी ऐसी न्यूज आती है तो सबसे पहले उसकी अथॉरिटी को कांटेक्ट करना चाहिए कि ये तो न्यूज है और ये अथॉरिटी का वर्जन है, ताकि दोनों साथ साथ चले। एक बार अगर आपने गलत न्यूज दिखा दिया और वो गलत न्यूज तो फैलता जाएगा, और जो सही न्यूज है जो बाद में क्लैरिफिकेशन आता है उसका फैलाव नहीं है ज्यादा। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्सिटी पता नहीं क्या कर रही है। तो मैं सभी पत्रकार महोदय से, मीडिया कर्मियों से और सभी शिक्षकों से, ऐसा नहीं, हमारे शिक्षक भी कुछ ऐसे हैं जो कि सैडिस्टिक प्लेजर के लिए, कईयों को मजा आता है, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहते हैं। हर डिपार्टमेंट में 2-4 लोग ऐसे होते हैं, तो ये लोग कुछ ना कुछ फैलाते रहते हैं। तो उनके बहकावे में ना आए और जो वास्तविकता है उसको ध्यान में रखें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही मेरी बात को खत्म करता हूँ। और भी सवाल हो तो बताएं, आप मैं उसका जवाब दूं। SC ST कैटेगरी में और OBC कैटेगरी में 5% मार्क्स की छूट मिलती है। तो अगर किसी के 52% मार्क्स हैं PG में तो 55% मिनिमम चाहिए। अगर उसके 52 हैं तो उसको, अगर SC ST OBC कैटेगरी का है तो 5% की छूट मिलती है। हमारा क्षेत्र जो है बोडोलैंड में अपनी ST बाहुल्य क्षेत्र है, तो वो उनके दिमाग में नहीं था, तो उनको पढ़वा दिया गया है। UGC रेगुलेशंस उनको पढ़वाई गई हैं और जो कमेटी मेंबर्स थे जिनको इस तरह से भी उनसे चूक गया, एक्चुअली वो हर आदमी से भूल होती है, ऐसा नहीं है कि हमारे से भी भूल नहीं हो। तो UGC में जो भी कमेटी मेंबर्स की भूल थी उनको बता दिया गया है कि देखिए SC ST को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये जो उनका ऑब्जर्वेशन था वो भी उन्होंने मान लिया कि हम गलत थे। तीसरा उसमें जो है ये है कि जो RSC रिसर्च एडवाइजरी कमेटी आपने नहीं बनाई। 2016 से पहले रिसर्च एडवाइजरी कमेटी का कंसेप्ट नहीं था। विश्वविद्यालयों पर डिपेंड करता था कि वो अपने हिसाब से प्री PhD सबमिशन या PhD एग्जामिनेशन कैसे कराते हैं। यानी जब कोई भी कैंडिडेट थीसिस सबमिट करने को होता है, एक बार डिपार्टमेंट के लोग बैठकर उसकी थीसिस को खोल के उसके प्रेजेंटेशन को देखकर ये तय करते हैं कि उसने जो भी हमारे को सबमिट करने वाला है हमारा बच्चा विश्वविद्यालय में, क्या वो उस लेवल का है कि उसको डिग्री अवार्ड कर सके। तो वो उसको कहते हैं रिसर्च एडवाइजरी कमेटी। तो 2009 से पहले ये रिसर्च एडवाइजरी कमेटी का पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर नहीं था। तो हमारे जो डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी है, जिसको हम DRC कहते हैं, ये सारा का सारा वहाँ होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मैंने पहले भी मेरे पिछले भी इंटरव्यू में बताया था कि कहीं ये PG रिसर्च बोर्ड कहलाता है, कहीं PG बोर्ड कहलाता है, कहीं डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी कहलाता है। RSC वर्ड था ही नहीं 2009 से पहले। तो इन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन चढ़ाई है अपनी वेबसाइट पे और जो हमसे मांगी थी, उसमें ये लिखा कि RSC की मीटिंग कब हुई। जब RSC थी नहीं तो हमारे से ये मिस्टेक हुई कि वो हमने ये नहीं लिखा कि उस वक्त RSC का प्रोविजन नहीं था। उन्होंने पढ़ा नहीं, हमने बताया नहीं उस शीट में, उन्होंने सोचा कि इनकी RSC नहीं थी।
उनको बता दिया गया, उनको पढ़ा दिया गया कि भैया 2009 के पहले रेगुलेशंस पढ़ लो, उसमें आरएससी वर्ड नहीं था, उसमें इंस्टीट्यूशनल वर्ड था, तो इंस्टीट्यूट को डिसाइड करना है। हमारे यहाँ उसके इक्विवेलेंट डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी होती है। अब जब 2016 के बाद आरएससी का कंसेप्ट आया तो हमने आरएससी लिखना चालू कर दिया, तो एक कमेटी और बना दी। हमारे यहाँ तो 3-3, 4-4 कमेटियां हैं अलग अलग, जो अलग अलग स्टेजेस पे देखती हैं, और यूजीसी तो सिर्फ 2 कमेटी की बात करता है। फिर उसमें एक था कि शोध गंगा पे सारी थीसिस नहीं चढ़ाई है। हाँ, उसमें हमारी ये है कि हमने शोध गंगा पे जो चढ़ानी थी, शोध गंगा क्या है कि एक इन्फिलिनेट यूजीसी का वेबसाइट है, तो उस पर जितने भी इंडिया में पीएचडी होती हैं, शोध की गंगा, तो उसमें यानी जो भी शोध हो रहा है उसकी गंगा में उसको डालना होता है, ताकि लोग बाग उस गंगा में किसी भी शोध कार्य का दर्शन कर सकें। तो उसमें हमने चढ़ा दिया सारा का सारा थीसिस, तो वो प्रॉब्लम भी वहां खत्म हो गई। तो इस तरह फिर ये था कि सर 2 के 2 एक्सपर्ट्स आपने आसाम से ले लिए, वो भी हमने रिजोल्व कर दिया, क्योंकि ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं था। अब 2016 के रेगुलेशंस, आप सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, 2016 की रेगुलेशन देखें, 2022 की 22 की रेगुलेशन देखें, उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। कुछ भाषाएं हमारी ऐसी हैं जो मेरे पास 3 एक्सपर्ट्स भी नहीं है, जैसे बोडो लैंग्वेज है, मेरे पास पूरे इंडिया में 3 एक्सपर्ट्स हैं बस। तो 3 एक्सपर्ट्स भी बेचारे थीसिस को देख देख कर इतना परेशान हो जाता है कि हर बार बोडोलैंड की थीसिस हमारे पास आ जाती है। तो मतलब आप ये देखिए कि जब रीजनल लैंग्वेजेस की हम एक तरफ बात कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप असम में अगर असामीज की है तो असामी की थीसिस असम में चेक नहीं होगी, तो क्या कर्नाटक में थोड़ी चेक होगी। हाँ, विश्वविद्यालय से हमने कल ही इंक्वायरी कमेटी बना दी है और वो इंक्वायरी कर रही है। एक्चुअली आजकल जो फेसबुक और इसमें जो है दूसरे मीडिया हैं, इनमें पकड़ने में साइबर क्राइम की मदद लेनी पड़ती है, तो साइबर क्राइम भी हमारी कमेटी के सदस्य हैं। वहाँ से भी हमने एसपी साहब को रिक्वेस्ट किया है कि एक हमारे को आदमी दिया जाए साइबर क्राइम का, ताकि हम इंक्वायरी कर सकें, और जो भी होगा उसके खिलाफ हम पूरी कार्रवाई करेंगे। और ये इस केस को यहीं हम छोड़ेंगे नहीं एक्चुअली, कि ये ऐसा थोड़ा किसी को कुछ भी कह दो और बदनाम कर दो, ये नहीं चलेगा एक्चुअली विश्वविद्यालय में। आईनी व्यवस्था लेना कानूनी व्यवस्था, हाँ, कानूनी के लिए मैं लीगल एक्सपर्ट से सलाह कर रहा हूँ कि हम क्या क्या कंपनसेशन के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये एक बार जब बदनाम हो जाता है ना आदमी इस तरह से गलत उससे, तो डिफेमेशन केस में भी उतना पॉपुलैरिटी जो हमारी चल रही थी उसको ब्रेक करना ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। और ऐसे जो साजिश करता लोग हैं उनसे मीडिया को भी सावधान रहना चाहिए और उल्टा उनको जवाब देना चाहिए कि आप इस तरह की साजिश मत करो। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। सर साजिश करते कौन है आपको, यूनिवर्सिटी को बदनाम क्यों करते हैं, आप लोग की नजर में इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन बाहर में क्यों कैसे लीक हो गया? देखिए, इंफॉर्मेशन लीक इससे हुआ कि जो इंफॉर्मेशन आई थी वो मेरे पास आई, ठीक है, कि आपका जो आपने डाटा शीट डाली थी उसमें ये हमें कमियां मिली, तो इसका जो है हमें वापस इसका जवाब दे दीजिएगा। उसी की जो एक कॉपी है 2 लोगों की आई थी, एक मुझे आई थी और एक हमारे जो भूतपूर्व रजिस्ट्रार हैं उनको भी कॉपी गई। तो अब वो उसके बाद वीसी अपने पास तो कोई कागज रखता नहीं है, वीसी आगे एकेडमिक रजिस्ट्रार को भेजता है, एकेडमिक रजिस्ट्रार का फिर आगे सेक्शन होता है, फिर क्लरिकल स्टाफ होता है। तो आजकल सभी के हाथ में कैमरा है, क्योंकि मोबाइल फोन में कोई भी फोटो क्लिक करके कोई भी भेज सकता है। तो आज के टाइम में कोई ऐसा, और इसमें कोई छुपाने वाला था भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि डॉक्यूमेंट कोई इसमें कोई एटम बम का फॉर्मूला लिखा हो, इसमें छुपाने वाला कुछ भी नहीं था। अगर किसी ने पढ़ लिया तो पढ़ो ना, अगर इसको पढ़ा है तो उसके बाद इसके नियम भी पढ़ लो थोड़ा सा, तो कष्ट करो ना। वो कष्ट नहीं किया और उछाल दिया बिना बात की जाए। और बताएं सर।